गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठुमार की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे बायोलॉजी के बारे में आपसे चर्चा की, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो दो शब्दों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का क्या है, एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। मैंने आपको बताया कि बायोस प्लस लोगोस या लोजिया। बायोस का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अबाउट लाइफ, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। और जीवन के बारे में मैंने आपसे बात की कि जीवन जो है वो सजीव के अंदर जीवन पाया जाता है। सजीव जो होते हैं वो पादप होते हैं या फिर कौन होते हैं, जंतु होते हैं। पौधे और जंतुओं के क्या है, जीवन होता है। जीवन वो है जिसके अंदर जैविक क्रिया पाई जाती है। जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है वो क्या है, एक प्रकार का जीवन। क्योंकि हम जीवन को ठीक है परिभाषित नहीं कर सकते। जीवन को परिभाषा में बांधना एक बहुत ही मुश्किल काम है, जो मैंने आपको पहले बताया। आपको बताया कि बायोलॉजी के बारे में विस्तृत रूप से जो अध्ययन किया गया वो सबसे पहले अरस्तु ने किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा। उसके बाद हमने आपसे बात की थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की आपको मैंने बताई थी कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और दूसरी आपको मैंने बताई थी वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। देखिए जूलॉजी है ये पहली शाखा है जिस पर मैंने आपसे बात की, और आपको बताया कि जूलॉजी भी एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जून प्लस लोगोस। जून का अर्थ मैंने आपको बताया एनिमल्स, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज नॉन एज जूलॉजी। जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। यह हमने आपको बताया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। देखिए जंतु विज्ञान का जनक मैंने आपको बताया अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात पादपों की संरचना और कार्यकी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक आपसे क्या है चर्चा की थी। आज जो हम आपको बात कर रहे हैं ठीक है, वो हम अब नए टॉपिक से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, पृथ्वी पर अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न जाति के जीव पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। उन पादपों की भी क्या पाई जाती है, अनेक जातियां पाई जाती है। जैसे गेहूं है, जिसका नाम वानस्पतिक नाम होता है ट्रैक्टिकम एस्टिवम। गेहूं की अनेक जातियां 1482 होती है, सोना कल्याण होती है, 3077 होता है, 3043 होता है। ये क्या है, गेहूं की अनेक प्रजातियां हैं, वेराइटीज होती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये क्या ही किस्में हो गई है गेहूं की। तो गेहूं क्या है, यानी कि यही तो कह रहा हूं कि पौधे की क्या है, अनेक किस्में पाई, पौधे की अनेक जातियां पाई जाती। ठीक है, और पृथ्वी पर अनेक जाति के क्या पाए जाते हैं, पौधे भी पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, जंतु भी पाए।
उन पौधे और जंतुओं में क्या होती है, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, उनमें आवास के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उन जीवों में जनन के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो आपस में क्या है, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा पड़ जाती है, उनके अंदर कॉम्पिटिशन होता है, उनके अंदर भोजन के लिए कॉम्पिटिशन होता है, उनके लिए रहने के लिए कॉम्पिटिशन रहता है, उनको जनन करने के लिए भी क्या होता है, उनमें कॉम्पिटिशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। देखिए वो भिन्न जाति के जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक है, वो जीव वे यानी कि वे पौधे और जंतु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न आवासों के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ पौधे या जंतु जो होते हैं यानी कि ये जीव जो होते हैं दोनों, वो कुछ नदियों में पाए जाते हैं, कुछ झरनों में पाए जाते हैं, कुछ लवणीय जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्रों में पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ समुद्री एरिया के अंदर पाए जाते हैं, कुछ लवणीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं और उनकी संख्या पृथ्वी पर क्या है, अनेक है, उनकी संख्या को हम काउंट नहीं करते। इसलिए ये हमने एक प्रकार से जैव विविधता के बारे में बात करी, यानी कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी के, जैव विविधता क्या। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड विल्सन ने किया। और आप जानते हो कि जैव विविधता भी 3 प्रकार की होती है, एक जातीय जैव विविधता होती है, एक आनुवंशिक जैव विविधता होती है और तीसरे प्रकार की जो जैव विविधता होती है वो पारिस्थितिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पर कई प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। पर हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे थे इस चैप्टर में, पाठ का नाम था जीव जगत। इसलिए हम बता रहे थे कि जीव यानी कि जो जीव होता है उसके जीवन के बारे में आपसे बात करें और आपको बताया कि जीवन को हम परिभाषा में बांध नहीं सकते, उसकी एक सटीक परिभाषा हम दे नहीं सकते। इसलिए जीवन को समझने के लिए हमें उन जीवों के लक्षणों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए लास्ट क्लास में भी हमने आपसे चर्चा की कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सजीवों के प्रमुख लक्षणों पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण, ठीक है। सजीवों के प्रमुख लक्षणों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। लेसन फर्स्ट है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सजीवों के क्या लक्षण, देखिए सबसे पहले हम सजीवों का एक लक्षण पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो पहला कैरेक्टर है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। जितने भी पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि सजीव कौन होते हैं, जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि जो श्वसन की क्रिया करता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है, परिवहन या परिसंचरण की क्रिया पाई जाती है, वो सारे सजीव हैं। और ये सारी क्रियाएं किनके अंदर पाई जाती है, पौधों के अंदर भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है, और किन में पाई जाती है, ये क्रिया जो है वो जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है। अब आप देखिए इन पौधों को, जंतुओं को अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है,
पौधे और जंतुओं को कार्य करने के लिए, अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है? कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे और जंतुओं को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। उनकी प्रत्येक कोशिका को, क्योंकि सभी सजीवों का शरीर जो होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, और उनकी प्रत्येक कोशिका को काम करने के लिए, अपनी जैविक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए, पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा उनको किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पादप होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, देखिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं किस प्रकार से बनाते हैं। आपको मैं पहले बता चुका, आप 10वीं क्लास के स्तर में पढ़ के आ चुके हैं कि ये सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कहाँ पर आपतित होता है? पौधे के ऊपर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। पौधे की पत्तियों में क्या होता है? पर्णरहित होता है। सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण होते हैं उनमें विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को कौन ग्रहण करता है? पौधे की पत्तियों में उपस्थित जो पर्णरहित है वो उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, आपको पता है मृदा से जो पौधा होता है वो जल को क्या करता है? अवशोषित करता है, और बाह्य वातावरण से वो क्या ग्रहण करता है? यानी कि सजीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? उत्सर्जित की जाती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का उत्सर्जन वातावरण में हो रहा है उसको कौन ग्रहण करता है? पादप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णरहित से क्या करते हैं? ये सभी क्रिया करते हैं। हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णरहित से क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात ये क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ये रिएक्शन आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है। देखो जल हो गया, यानी कि जल हो गया, ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और ये क्या है? क्लोरोफिल है, पर्णरहित। और जब ये क्रिया कर लेते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, और ये भोज्य पदार्थ पादपों के द्वारा क्या है? बना लिया जाता है। साथ में इनके द्वारा ऑक्सीजन गैस का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है, और उस ऑक्सीजन गैस को हम जैसे सजीव जो जंतु हैं, मानव हैं या अन्य जीव हैं, वो श्वसन की क्रिया के रूप में उस ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं? उपयोग। और ये सारी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कही जाएगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णरहित से क्रिया करके अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसलिए मैंने बता दिया कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पौधे जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो भी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पृथ्वी पर केवल हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु ही कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जीवाणु में मैं आपको बता दूं, आपको सल्फर जीवाणु होते हैं, सल्फर जीवाणु होते हैं, या फास्फोरस जीवाणु होते हैं, या गंधक जीवाणु जिनके हम कहते हैं। उनके अंदर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए आपको पता है कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो कार्य करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा वो किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। और पादप आप जानते हो कि भोजन अपना कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। किस विधि द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या है? एक पोषण जो है वो सजीवों का एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, क्योंकि सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता। इसलिए पौधे जो होते हैं वो भी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, परंतु जंतु भी क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इसलिए कैसे होता है? विषम पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है,
जंतु भी क्या है, मानव है, एक जंतु के अंतर्गत आता है। और जो जंतु होता है, मानव जो होता है, वो अपना पोषण ग्रहण किससे करता है? पौधों से करता है। यदि वो भोजन को पौधों के माध्यम से प्राप्त करे, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को वो अगर भोजन के रूप में ग्रहण करे, तो वो क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। ठीक है। यदि वो जंतुओं को ही ग्रहण करने लग जाए, जैसे मानव है वो मछलियां खाना शुरू कर दे, ठीक है, या किसी जंतु को मार के खा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मांसाहारी कहलाएगा। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से भी ग्रहण करता है और मांस को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि जो शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। ऐसे आपको बताया है कि पोषण की सजीवों के द्वारा पोषण किया जाता है, और जो पोषण किया जाता है वो क्या है? एक प्रकार का सजीवों का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? लक्षण। ठीक है। तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वपोषी होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? परपोषी होते हैं। आप देखिए, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। स्व का मतलब अपना, पोषी का मतलब भोजन। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हम सभी परपोषी। ठीक है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जुआ पड़ जाती है, जू, जिसको ह्यूमन पेडिकुलस कहते हैं। वो जू अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो हमारे शरीर से रक्त को क्या है? चूषकांगों की सहायता से ग्रहण करती है, और हमारे सिर में से क्या है? खून को, रक्त को क्या करती है? चूसती रहती है, अवशोषित करती रहती है, ग्रहण करती है। इस प्रकार से वो जुआ, ह्यूमन पेडिकुलस जो होती है, वो अपना भोजन क्या करती है? हमारे शरीर से ग्रहण करती है। आपने देखा कि ये सारे कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। CO2 और H2 ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हैं, और इनसे क्या है? क्या बन रहा है? भोजन बन रहा है पादपों के लिए। तो ये क्या है? एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये कौन सा कार्बनिक पदार्थ है? सरल कार्बनिक पदार्थ। और ये कौन सा भोजन है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। जब इनको ग्रहण कर लिया जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होता है। ठीक है। तो अब हम दूसरे बिंदु पर हम बात करें। सजीवों का पहला लक्षण था पोषण, और दूसरा करैक्टर है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, और वो है उपापचय। इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलता है भैया? मेटाबॉलिज्म के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? देखो, अगर उपापचय की अगर हम डायरेक्ट परिभाषा देना चाहें, तो जीवों के अंदर होने वाली उपचय और अपचय की क्रिया को ही, जीवों के अंदर होने वाली उपचय और अपचय की सामूहिक क्रिया को ही क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है। या उपचय और अपचय की सम्मिलित अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उपापचय की क्रिया कहा जाता है। उपापचय भी जीवों का क्या है? एक महत्वपूर्ण क्या होता है? सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सजीवों का क्या है? एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, और वो है उपापचय। ठीक है। और उपापचय की क्रिया जो होती है वो दो अभिक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होती है, एक उपचय की और एक कौन सी होती है? अपचय। ठीक है। देखिए, उपचय को इंग्लिश में बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। आइए बात करते हैं एक बार एनाबॉलिज्म, क्योंकि ये उपापचय शब्द काफी बार आएगा, इसलिए हमें ठीक से यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। और अपचय का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैटाबॉलिज्म। अपचय को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं उपचय। उपचय क्या है? इसको हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उपचय को क्या कहते हैं? संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण। आपने अभी देखा, मैंने जब पोषण पढ़ाया था तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और यहाँ पर क्या है? ये सरल कार्बनिक पदार्थ है, और ये सरल कार्बनिक पदार्थों की क्रिया करने पर
किसका निर्माण हो रहा है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। ठीक है, इसलिए आपने देखा है यहाँ पर सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़ गए और किसका निर्माण हो गया? जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पादपों में होती है वो एक प्रकार की उपचय की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? उपचय की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा CO2 और H2, ये क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ। जब ये सूर्य का प्रकाश और कण इससे क्रिया कर लेते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, इस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। और ये कार्बनिक पदार्थ क्या है? एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचय। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ संयोग करके या अभिक्रिया करके या क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उपचय अभिक्रिया कहा। क्या कहा जाता है? उपचय अभिक्रिया। दूसरी है अपचय की अभिक्रिया। क्या है? देखो अपचय की मैं आपको बता दूं, अपचय में क्या होता है? अपघटन होता है। इसलिए उपचय अभिक्रियाओं को निर्माणात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं या संश्लेषणात्मक अभिक्रिया कहते हैं या इन्हें योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जबकि अपचय की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? अपघटनात्मक अभिक्रिया होती है, विश्लेषणात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब विश्लेषण कब होता है? ये हमने पादपों पे चर्चा कर रहे हैं भैया, जंतुओं में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अपचय की क्रिया अगर हम बात करें तो देखिए कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों ने अपना भोजन बनाया। किस रूप में बनाया है? कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या बनाया है? ग्लूकोज बनाया। जब उस ग्लूकोज का उनके शरीर के अंदर क्या होगा? अपघटन होगा। ठीक है, कब होगा अपघटन? जब उन पादपों के द्वारा क्या किया जाएगा? श्वसन की क्रिया की जाएगी। और श्वसन की क्रिया की जब की जाएगी तो ये ग्लूकोज जो होगा वो क्या है? श्वसन की क्रिया के दौरान किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वापस CO2 और H2O में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये जटिल कार्बनिक पदार्थ उन्हें किसमें बदल गए हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो गए, जिसे क्या कहा जाता है? अपचय अभिक्रिया का। देखो उपचय में तो मैंने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें सरल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, वो अभिक्रिया तो कहलाती है उपचय। और मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो उदाहरण मैंने आपको समझाया वो उपचय की अभिक्रिया है। और अपचय का मैंने आपको बताया कि जब जटिल कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाए? सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचय की अभिक्रिया कहलाती है। और मैंने आपको बताया कि पादपों में, ठीक है, जब उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तो सरल कार्बनिक पदार्थ किससे बदल गए? जटिल कार्बनिक पदार्थों। और यही जटिल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने के बाद पादपों में अनवरत रूप से या जीवों में क्या है? अनवरत रूप से श्वसन की क्रिया चलती है, निरंतर रूप से चलती है। तो वो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, इसमें टूट जाता है, उसका अपघटन होता है। अपघटन शब्द का अर्थ होता है टूटना, ब्रेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का अपघटन किसमें हो गया? CO2 और H2O में हो गया। ये क्या कराएगा? आपका अपघटनात्मक अभिक्रिया या इसे विश्लेषणात्मक अभिक्रिया या इन्हें विनाशात्मक अभिक्रिया या इन्हें डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। इसलिए आपको समझ में आ गया अपचय और उपचय। ये तो हमने आपको पादपों में बताया। अगर मैं आपको जंतुओं के बारे में बात करें कि जंतुओं में उपापचय कैसे होता है, हाउ टू मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी या इन एनिमल्स, ठीक है, तो जंतुओं में किस प्रकार से होता है उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए आइए, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उपापचय के बारे में, ठीक है, और हम उपापचय में उदाहरण दे रहे हैं जंतुओं के अंदर कैसे उपापचय होता है। हाउ टू मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, जंतुओं में किस प्रकार से होगा। देखिए जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में क्या ग्रहण किया जाता है? ग्लूकोज। और क्या है? ग्लूकोज के अणुओं को उनके द्वारा क्या है? ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है,
और ग्लूकोज जब क्रिया करते हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। फ्रक्टोज का निर्माण हो गया एक प्रकार से। ग्लूकोज क्या है? ये सरल कार्बनिक पदार्थ। आपने भोजन के रूप में ग्लूकोज को ग्रहण किया, ठीक है। ग्लूकोज का मतलब जब आप इनको ग्रहण कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने भोजन के रूप में किसको ग्रहण कर लिया है? कार्बोहाइड्रेट। आपकी थाली के अंदर रोटी आई, यानी कि 2 रोटियां या 2 चपातियां या 2 ब्रेड लेकर के आए, तो 2 रोटियों में क्या है? दोनों चपातियों के अंदर, दोनों ब्रेडों के अंदर क्या है? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के अणु। और वो ग्लूकोज के अणु जब आपके शरीर में जाकर के मिलेंगे तो वहां पर क्या कहलाएगा? वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों संयोग कर रहे हैं, ये क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ। कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ अब किसमें बदल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से किसमें बदल गया है? जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल गया। और मैंने आपको बोला कि जब सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उस अभिक्रिया को उपचय की क्रिया कहा जाता है। उस अभिक्रिया को एनाबॉलिज्म रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि उस कार्बोहाइड्रेट का अगर पाचन आपके आमाशय या मुख गुहा में हो या छोटी आंत में हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ पुनः किस में बदल रहा है? सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल रहा है। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? अपचय की अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचय की अभिक्रिया कहलाएगी। यदि मैं और भी दूसरा एग्जाम्पल ले तो एक एग्जाम्पल देखिए, किसी मनुष्य के द्वारा या किसी सजीव के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को ग्रहण किया गया, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, कौन कौन? वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, यानी कि एक प्रकार से संश्लेषण हो रहा है। यहां भी संश्लेषण हुआ था ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ठीक है, और संश्लेषण होने पर कार्बोहाइड्रेट बना, इसलिए मैंने क्या बोला? और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट वापस ग्लूकोज में टूटेगा, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहला रही है? अपचय अभिक्रिया कहला रही है। ऐसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, संश्लेषण की क्रिया करते हैं, या नए पदार्थ का यहाँ नए पदार्थ के रूप में किसका निर्माण करते हैं? वसा का निर्माण। मैंने बोला था कि उपचय अभिक्रियाओं को निर्माणात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इनके द्वारा जो उत्पाद बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक उत्पाद का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। उत्पाद के रूप में किसका निर्माण हो रहा है? वसा का निर्माण हो रहा है। तो ये सरल कार्बनिक पदार्थ किस में परिवर्तित हो गए हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। और जब सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उपचय। और यदि अगर हम अपचय के बारे में बात करें तो जब आपके द्वारा वसा को भोजन के रूप में क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। वसा को जब हमारे द्वारा भोजन के रूप में क्या है? फैट को जब ग्रहण कर लिया जाता है तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जब छोटी आंत में होता है तो हमारे अंदर यकृत होता है, लीवर होता है, वहां पे क्या होता है? पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है। पित्ताशय से क्या है? पितरस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। वो पितरस आकर के किस में मिल जाता है? इस वसा से क्या करता है? जो आपके द्वारा वसा खाया गया है उस वसा से क्या करता है? क्रिया करता है। कौन कर रहा है? पितरस, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? क्रिया कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है? वसा से क्रिया। जब वसा पितरस से क्रिया करता है तो पितरस क्या काम करेगा? वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा, और वसा के बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया को किसमें टूटेगा? ये वसा वसीय अम्लों में, वसीय अम्ल में टूट जाएगा। और किस में टूट जाएगा? ये ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाएगा।
इसमें टूट जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो जब वसा का पाचन हमारे छोटे आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो पितरस जो है वो वसा से क्रिया करेगा। पितरस जब वसा से क्रिया करेगा तो वसा के जटिल अणु, वसा क्या है, एक जटिल अणु, और ये जटिल अणु जो है इनके अणु का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ये पितरस से जब क्रिया करेंगे तो वसा के जटिल अणु क्या है, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, सरल अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि वसीय अम्ल में टूट गया है, ग्लिसरॉल में टूट जाता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, अपघटन हुआ है। जिस क्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचय की अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है उसे, अपचय की रिएक्शन का, क्योंकि अपचय हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छी तरीके से कि यानी कि वसा के जटिल अणु, वसा जो है वो पितरस से क्रिया करता है तो वसा के जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। छोटे अणुओं को सरल अणु कहते हैं और वसा के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को अपचय कहते हैं। और वसा के अणु जब पितरस से क्रिया करते हैं, पितरस से क्रिया करने पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया को वसा का पाइसीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के नाम से उसे क्या है, जाना जाता। तो मेरे ख्याल से आप सभी के वसा के बारे में, उपापचय के बारे में आप सभी के समझ आ गया होगा कि उपापचय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। उपचय की अभिक्रिया में क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ते हैं तो वहां पे नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का संश्लेषण होता है। इसलिए उपचय की अभिक्रिया को निर्माणात्मक या संश्लेषणात्मक या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जबकि अपचय की अभिक्रिया में क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि पदार्थ का क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है और वो सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या है, टूट जाता है। अर्थात यहाँ पर इस अभिक्रिया को विश्लेषणात्मक अभिक्रिया या इसे विध्वंसात्मक अभिक्रिया या इन्हें विनाशात्मक अभिक्रिया भी क्या है, कहा जाता है। तो सजीवों के हमने यहाँ पर दो करैक्टरों पर आपसे चर्चा कर ली। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं सजीवों का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है देखो सजीवों के अंदर क्या है, जब उनके द्वारा पोषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो उनके अंदर एक तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वृद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं भैया, ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। यस, देखिए पादपों में या जंतुओं में वृद्धि होती है, आप जानते हो अच्छी तरह, ठीक है। देखो वृद्धि भी क्या है, एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है सजीवों का। पौधा है उसको आपने देखा है कि बीज को बोया, बोने के बाद इतना सा पौधा यानी कि नवोदित पादप का निर्माण हुआ। उस नवोदित पादप ने फिर वृद्धि की, फिर वो बड़ा हो गया, फिर उसने लगातार वृद्धि की, क्योंकि उसमें निरंतर कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि वहां पे निरंतर रूप से उपापचय की क्रिया होती है, वहां पे पोषण ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उपचय और अपचय की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है और उपापचय क्रिया होती है तो पौधा कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, बहुत ही विशालकाय हो जाता है। ये क्या है, एक प्रकार की पौधे के अंदर क्या है, वृद्धि है। पौधा क्या है, एक सजीव है और ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, लक्षण होता है। आप देखिए जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी जो शरीर की जो लंबाई थी, ठीक है, वो लगभग 18 से 25 सेंटीमीटर के लगभग, पर आज आप देख रहे हो हमारी जो लंबाई है वो लगभग 5-6 फीट के लगभग 5-6 फुट के लगभग हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा पोषण ग्रहण किया गया, हमारे शरीर के अंदर उपापचय की क्रिया हुई है, जिसके फलस्वरूप हमारी शरीर की कोशिकाओं ने कोशिका विभाजन किया है, क्योंकि उनको कार्य करने के लिए पोषण मिल गया है। उपापचय की क्रिया उनमें निरंतर होती है, अनवरत रूप से होती है। और आज देखिए आपके सजीव के शरीर के अंदर क्या हो गई है, वृद्धि हुई है, उनकी कोशिकाओं ने वृद्धि किया, उनके अंदर अस्थियों के अंदर क्या हुआ है, कोशिका विभाजन हुआ।
तो उनके अस्थियों के आकार में भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। इसलिए वृद्धि क्या है, सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये भी क्या है, एक प्रकार की जैविक क्रिया होती है जो सजीवों के अंदर क्या है, पाई जाती है। सजीवों के अंदर खासतौर से पादपों में जो वृद्धि होती है वो अनवरत रूप से चलती रहती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समय के लिए वृद्धि रुक जाती है, जैसे उनमें पुष्पन की क्रिया हो जाती है, पर उस बिंदु पर हम आगे आपसे चर्चा करें। जंतुओं में क्या है, वृद्धि केवल एक निश्चित सीमा तक, उसके बाद वृद्धि नहीं होती, उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। हाँ, उनकी जंतुओं की मोटाई में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, वृद्धि भी क्या है, जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्योंकि जो जीव होते हैं वो पोषण ग्रहण करते हैं, उनमें क्या होता है, उपापचय की क्रिया होती है, और पोषण और उपापचय के फलस्वरूप उन जीवों के शरीर में जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नए जीवों का क्या हो, यानी कि जीव के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पौधे के आकार में वृद्धि हो जाती है या जंतु के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षणी क्या होता है, गुण होता है। देखिए, मैं नेक्स्ट बिंदु पर बात कर रहा हूं, और वो है पादप यानी कि सजीवों का चौथा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है जनन। रिप्रोडक्शन पर मैं बात कर रहा हूं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन क्या है, जनन के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। जनन क्या है, एक वह जैविक प्रक्रिया है, जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जनन किसे कहते हैं, जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है, निर्माण। देखिए, आपको पता है जनक है वो जनन की क्रिया में भाग लेता है। जनक किसे कहते हैं, वे जीव जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। अगर जंतुओं में बात करें और खासतौर से मानव में बात करें, तो मानव में जनक दो होते हैं, एक नर और दूसरा कौन होता है, मादा। नर का मतलब पिता, मादा का मतलब माता। ठीक है, और उनके द्वारा जनन की क्रिया की जाती है, और नई संतति को क्या किया जाता है, नई संतति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वो संतति फिर धीरे धीरे विकसित होगी, फिर वो संतति क्या है, जनन की क्रिया में भाग लेगी, फिर वो क्या है, दूसरी पीढ़ी का निर्माण करेगा। वो दूसरी पीढ़ी का जो जनक है, ठीक है, वो फिर क्या करेंगे, परिवर्तित होंगे, विकसित होंगे, फिर वो जनन की क्रिया में भाग लेंगे, अगली पीढ़ी का, अगली संतति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव होता है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, अपने समान ही नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे जनन कहते हैं। और जनन भी क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। रिप्रोडक्शन इज आल्सो ए बायोटिक प्रोसेस। जनन भी कैसी प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है। और इस जैविक प्रक्रिया के अंदर अगर हम बात करें, आपको मैं बता दूं, तो ये जनन जो होता है वो पादप और जंतुओं में कितने प्रकार का होता है, मोस्टली दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि पौधे उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, इन सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से क्या है, हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ए का अर्थ होता है नहीं, लैंगिक का अर्थ होता है लैंगिक अंग, और जनन का अर्थ होता है जनन। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का अर्थ होता है एब्सेंट, सेक्सुअल का अर्थ होता है सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है फॉर्मेशन। अर्थात ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन के रूप में कौन सा जनन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं।
लोअर क्लासेज में हम कई बार आपको पढ़ा देते हैं जनन 3 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पर हम हायर कैटेगरीज में जब हम पढ़ते हैं तो हम जनन को 2 ही प्रकार बताते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगर इनकी हम परिभाषा देना चाहें लैंगिक जनन की, ठीक है, क्योंकि हम जनन आएगा तब पढ़ाएंगे, फिलहाल हमें जनन बताना था कि जीव जो है चाहे पौधे हैं वो जनन कैसे करते हैं और जंतु कैसे करते हैं, उस पर भी हम बिंदु पे बात करें। तो लैंगिक जनन क्या है? ये जनन की एक प्रक्रिया होती है, जनन की वह जैविक प्रक्रिया, जनन की वह जैविक प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों की संलयन की क्रिया के फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण और युग्मकों के संलयन के पश्चात नई संतति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है। बिना युग्मकों के निर्माण, बिना युग्मकों के संलयन के क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज तक हमने आपको, ठीक है, बायोलॉजी क्या है उस पर आपसे बता दिया है। उसके बाद हमने सजीवों के प्रमुख लक्षणों पर आपसे बात की। सजीवों के यहाँ पर हम 4 लक्षणों पर आपसे बात कर चुके हैं। पहला जो हमने बात की थी वो पोषण की बात की थी। दूसरा करैक्टर जो बताया वो उपापचय, तीसरा करैक्टर था वो जीवों में वृद्धि, और चौथा जो करैक्टर है वो जीवों के अंदर जनन। ठीक है, जीवों के बहुत सारे करैक्टर हैं, उन करैक्टरों को अभी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच। एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखने की, अगर किसी के कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे क्या है अपने, ठीक है, समस्या का समाधान कर सकते हैं। 9983030386 इस नंबर पर आप क्या है कांटेक्ट करके अपने समस्या के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।